दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसकी स्टोरी पूरी तरह से एक कोर्ट रूम के अंदर ही चलती रहती है। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 8.8, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक चमकते धमकते शहर की रात से होती है, जहां हमें अनिल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त मॉरिस की बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो पार्टी असल में एक बार के अंदर चल रही होती है और वहां ढेर सारे लोग मौज मस्ती करने में डूबे होते हैं। इसके बाद हम अनिल के दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम था गौरव, मॉरिस और अतुल। अब ये सब आपस में हंसते बात करते नजर आते हैं और इसी बीच अनिल अपनी गर्लफ्रेंड मधु को वीडियो कॉल करता है, जिसके बाद उसके दोस्त भी मधु से बात करने लगते हैं। अब मधु स्क्रीन पर सबको देखकर समझ जाती है कि इन लोगों की अच्छी खासी पार्टी चल रही है, इसलिए वो इंडिकेट करती है कि ज्यादा ड्रिंक और स्मोक मत करना, ताकि अच्छे से घर पहुंच सको। इस बीच अनिल उससे पूछता है कि मधु, तुम यहाँ कब आ रही हो? तो यहाँ हमें समझ में आता है कि मधु असल में दूसरे देश में पढ़ाई करने गई हुई है। अब वो उसे बताती है कि फिलहाल तो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आ ही जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि मधु से थोड़ी देर बात करके अनिल अपना फोन रख देता है। इसके बाद ये लोग पार्टी को जमकर एंजॉय करते हैं, यानी ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अनिल वहाँ से अचानक कहीं निकल जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगला सीन पुलिस स्टेशन का आता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर दत्तू के पास एक कॉल आता है और उसे शहर में हुए एक मर्डर की खबर मिलती है। इसके बाद वो तुरंत अपनी टीम के साथ गाड़ी लेकर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और वहां उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। लेकिन यहाँ हमें शॉकिंगली दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के नीचे अनिल को बांधकर रखा गया है, और जबकि पुलिस उस जगह की छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ अनिल मिल जाता है, जिसको वो शक के आधार पर क्राइम सीन के पास मिलने की वजह से अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसी बीच मीडिया वालों तक भी ये खबर पहुंच जाती है और वो भी क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दत्तू से सवाल करने लगते हैं कि सर बताइए, क्या इसी लड़के ने मर्डर किया है? क्या इसका और मरी हुई लड़की का कोई संबंध था? अब दत्तू तो इन चीजों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अनिल पुलिस से बार बार कह रहा होता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे थाने ले जाती है। इसके बाद मीडिया वाले न्यूज चलाने लगते हैं कि शहर की सबसे बड़ी सोशल वर्कर रूपा का आज उसके ही फ्लैट में मर्डर हो गया है और इस केस में अनिल नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब थोड़ी देर बाद हम पुलिस स्टेशन में अनिल के माता पिता को देखते हैं, जो खबर मिलते ही वहां पहुंच जाते हैं। इस बीच अनिल उन्हें देखकर रोते हुए कहता है कि पिताजी प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब ये सुनकर अनिल के पिताजी जवाब देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, हमें पता है कि तूने कुछ नहीं किया, इसलिए हम तुझे जल्दी ही छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है, जहां हमें कुरैशी नाम का एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो अपने कुछ लोगों से कहता है कि उस रूपा मर्डर केस को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दो और उस लड़के को जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही तुम लोग इस केस में सीएम और सरकार को टारगेट करो। आखिर उनकी सरकार में समाज के लिए काम करने वालों की हत्याएं कैसे हो रही हैं? आखिर रूपा का मर्डर कैसे हुआ? इस तरह यहाँ हमें समझ में आता है कि कुरैशी का मकसद है कि अगले चुनाव में सरकार को गिराना, ताकि अगर सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया तो अगली बार वो खुद सीएम बन जाएगा। इस तरह अब उसके लोग वैसा ही करते हैं जैसा उसने कहा था, यानी वो लोग दूसरे ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें सीएम दिखाया जाता है, जिसका असिस्टेंट उसे आकर सारी घटना बताता है कि अपोजिशन पार्टी वाले इस मर्डर केस को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो ये सुनकर सीएम कहता है कि शहर के सबसे बड़े वकील गोविंदा को इस केस में इन्वॉल्व करो और जो भी अपराधी है उसे सजा दिलाने को कहो। तो इसके बाद हमें वकील गोविंदा को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने आया होता है। अब यहाँ उसका बेटा उससे और उसकी बीवी से पूछता है कि मॉम डैड, आप मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ ना। तो गोविंदा हंसते हुए कहता है कि एक तो तुम अभी बहुत छोटे हो और ऊपर से ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। अब इस बीच गोविंदा अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बुलावा आया होता है। फिर अगले दिन जब सीएम की प्रेस मीटिंग होती है तो लोग वहां उसके सामने अलग अलग तरह के सवाल उठाने लगते हैं। अब उनमें से एक सवाल रूपा मर्डर केस का भी होता है, जिस पर सीएम जवाब देता है कि इस केस की जांच
चल रही है और जल्द ही अपराधी कौन है इसका पता चल जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तब तक आप लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और हर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब उसी जगह के आसपास हमें पौरुष और मूर्ति नाम के दो नेता लोग दिखाई देते हैं जो असल में अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं और इस वक्त सीएम को परेशान देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिल के माता पिता एक बड़ी महिला वकील से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है भार्गवी। अब वहाँ वो उससे कहते हैं कि मैडम हमारा बेटा बेगुनाह है और उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है, इसलिए प्लीज मैडम हमारे बेटे को बचा लीजिए, उसने कुछ नहीं किया। अब ये सुनकर भार्गवी जवाब देती है कि देखिए पहले मैं इस केस को स्टडी करूंगी और अगर मुझे ये केस सही लगेगा तभी मैं इसे लड़ूंगी, यानी सिर्फ आपके कह देने से मैं ये नहीं मान सकती कि आपका बेटा बेगुनाह है। उधर हम वकील गोविंदा को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ इस केस पर डिस्कस कर रहा होता है। इसी बीच वो कहता है कि हमारे पास ये केस तो है लेकिन अब तक हमारे पास कोई ठोस गवाह नहीं है और ऊपर से हमें उस मर्डर को प्रूव भी तो करना है जिसे किसी ने देखा ही नहीं, इसलिए हमें सारा काम ठीक से करना होगा वरना हमारी एक गलती अनिल को जेल से बाहर निकाल सकती है। इस तरह यहाँ हमें समझ में आता है कि असल में गोविंदा अनिल के खिलाफ केस लड़ने वाला है। खैर अब अगला सीन कोर्ट का आता है जहाँ गोविंदा और भार्गवी आमने सामने होते हैं। इसके बाद अदालत का समय आता है, सुनवाई शुरू की जाती है। अब सबसे पहले गोविंदा जज से कहता है कि कानून के खिलाफ जो कोई काम करता है उसे क्राइम कहते हैं और यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि अनिल ने रूपा के साथ जबरदस्ती की, उसका शोषण किया और फिर उसे जान से मार डाला। बस माय लॉर्ड मुझे यही कहना है क्योंकि इससे ज्यादा इस केस में कुछ है भी नहीं। फिर इसके बाद भार्गवी खड़ी होती है और वो अपनी बात रखते हुए कहती है कि कोर्ट के मामले इमोशनल थॉट्स पर नहीं चलते और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी को क्राइम करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, इरादा, मकसद और अवसर। और अगर अब बात की जाए मेरे क्लाइंट की तो उसके पास तीनों में से कोई वजह नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अनिल बस गलत जगह पर गलत टाइम पर मौजूद था और किसी और का किया हुआ क्राइम उसके सिर पर आ गया। इसके बाद अदालत 30 मिनट का ब्रेक लेती है और फिर सुनवाई वापस से शुरू हो जाती है, जिसके बाद भार्गवी अनिल से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है तो अनिल बताता है कि मैंने MBA इन फाइनेंस किया है और मैं DYD बैंक में काम करता हूँ, यानी क्लाइंट्स को उनके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं उसमें उनकी मदद करता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट्स वगैरह। फिर भार्गवी पूछती है कि 16 अप्रैल की रात को तुम कहाँ थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये हमें ठीक से बताओ। तो इस पर अनिल बताता है कि असल में मैं उस रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद रूपा के घर गया था क्योंकि रूपा ने मुझे कॉल करके कहा था कि उसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी है। अब ये मुझे अच्छी डील लगी थी इसीलिए मैं तुरंत मिलने चला गया। वो आगे कहता है कि उस वक्त तकरीबन 8:30 बजे होंगे जब मैं सोसाइटी में पहुंचा, लेकिन तभी वॉचमैन ने मुझे रोका और फिर उसने रजिस्टर चेक किया जिसमें मेरे नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी और फिर मैंने कहा कि रूपा मैडम ने मुझे बुलाया है, लेकिन एंट्री ना होने की वजह से वॉचमैन मुझे जाने को कहने लगा। वो कहता है कि इस बीच हालांकि मैंने उसे समझाया कि आप चाहो तो रूपा को फोन कर लो, लेकिन इतने में खुद रूपा ने ही फोन कर लिया था और वॉचमैन को बोल दिया था कि अनिल को ऊपर भेज दो। फिर हम देखते हैं कि अनिल रूपा के फ्लैट पर पहुंचता है, जिसके बाद दोनों बैठकर इन्वेस्टमेंट्स की बात करने लगते हैं। अब अनिल उसे बताता है कि हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कई ऑप्शंस हैं। तो रूपा कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी के ऑप्शंस दिखाओ। इस तरह अब अनिल उसे कुछ प्रॉपर्टीज की फोटोज दिखाता है और उसमें से रूपा को एक प्रॉपर्टी पसंद भी आ जाती है। इसके बाद अनिल कहता है कि मैं फौरन अपने मैनेजर को कॉल करके इसके बारे में पूछता हूँ कि इसमें आपके लिए सबसे अच्छी डील क्या हो सकती है। फिर रूपा बताती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए तुम बाहर जाकर बात कर लो। तो इस तरह अनिल बालकनी में जाता है और फिर वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है मुझे एक अच्छी डील मिली है, इसलिए अगर ये प्रॉपर्टी बिक गई तो हमें अच्छा कमीशन मिलेगा। फिर इस पर मैनेजर कहता है कि ठीक है, आगे की प्रोसीजर करो, मैं बेस्ट डील देखता हूँ। इस तरह अब मैनेजर से फोन पर बात करने के बाद अनिल जब वापस रूम में आता है तो रूपा वहाँ नहीं होती। इसके बाद वो आवाज देते हुए उसके बेडरूम में जाता है तो वहाँ बेड पर रूपा पड़ी होती है। अब अनिल थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन जब वो आवाज देने से नहीं उठती तो उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके हाथ पर खून लग जाता है। अब ये खून देखकर अनिल घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि रूपा का मर्डर हो गया है। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचने लगता है कि अगर किसी ने यहाँ उसे देख लिया तो मर्डर का इल्जाम उस पर आ जाएगा, इसलिए वो फौरन बिना किसी को दिखे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में नीचे वॉचमैन उसे पकड़ लेता है और फिर वॉचमैन ही उसे बांध देता है, जिसके बाद वो उसे ही खूनी समझकर पुलिस को कॉल कर देता है। और इसके बाद पुलिस ने क्या किया ये हमें पता ही है। अब अनिल कोर्ट में बताता है कि मैंने वो मर्डर नहीं किया,
और मैं जब वहाँ से भाग रहा था तो उस दौरान एक आदमी मुझसे टकराया था, इसलिए हो सकता है कि उसी ने मर्डर किया हो। अब इतना सब सुनकर भार्गवी जज से कहती है कि सर, मेरे क्लाइंट को मर्डर करते किसी ने नहीं देखा और ना ही रूपा का मर्डर होते किसी ने देखा, तो जैसा मेरा क्लाइंट कह रहा है वैसा भी हो सकता है, यानी जो आदमी अनिल से टकराया था हो सकता है कि वही असली खूनी हो। इसलिए इस बारे में अब पुलिस को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस केस में इस एंगल की कोई छानबीन आगे क्यों नहीं की। फिर इसके लिए जज गोविंदा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इससे रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, तो गोविंदा कहता है नहीं। इस तरह जज आखिरी में कहते हैं कि ठीक है, फिर आगे की सुनवाई अगली तारीख को होगी। अब इसके बाद हमें गोविंदा अपने परिवार के साथ दिखाई देता है, जहां वो अपने बेटे के साथ डांस कर रहा होता है और अपनी बीवी के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है। अब यहाँ हमें उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी पत्नी एक कॉलेज टीचर है और साथ ही वो एक राइटर भी है। इतना ही नहीं, अक्सर वो सोसाइटी में होने वाली घटनाओं पर अपनी राय भी लिखती है, इसलिए अनिल के केस के बारे में भी उसने कुछ लिखा था। असल में उसे लगता है कि अनिल बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो गोविंदा से कहती है कि तुम इस केस को सोच समझकर लड़ना, कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि दबाव में आकर किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए। तो इस बात पर गोविंदा जवाब देता है कि किसी किताब के फ्रंट पेज को देखकर उसके अंदर क्या है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद अब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है, जहाँ वकील भार्गवी अनिल को एक नेकदिल इंसान साबित करने के लिए उसके दोस्त मॉरिस को कटघरे में बुलाती है। फिर वो मॉरिस से अनिल के बारे में बताने को कहती है, तो मॉरिस बताता है कि अनिल बहुत ही अच्छा लड़का है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। वो अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता है, इसलिए वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी गोविंदा मॉरिस से क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि अनिल बहुत ही अच्छा लड़का है, फिर ये क्या है, ये देखो। इस तरह गोविंदा उसे कुछ फोटोज दिखाता है, वही पार्टी वाले फोटोज। इस पर मॉरिस जवाब देता है कि सर, हर शराब पीने वाला लड़का खूनी तो नहीं हो सकता ना। तो गोविंदा कहता है कि हाँ जरूर, वो खूनी नहीं हो सकता, लेकिन तुम यहाँ अनिल की अच्छी बातें बताकर ये साबित नहीं कर सकते कि उसने खून नहीं किया। और अनिल ने जैसा कहा कि रूपा ने उसे कॉल किया था, वो बात झूठ है, क्योंकि उल्टा अनिल ने ही रूपा को कॉल किया था और मिलने की इच्छा जाहिर की थी। और जब वो रूपा से मिलने गया तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए हो सकता है कि उसी नशे में उसने ये सब कर दिया हो। इसके बाद गोविंदा उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, जो बताता है कि जब अनिल हमारी सोसाइटी में आया तो रूपा मैडम ने मुझे कॉल करके उसे ऊपर भेजने को कहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने पार्किंग लॉट में देखा तो अनिल वहाँ गिरा हुआ था, इसलिए जब मैं उसके पास गया तो उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। तो ये देखकर मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद गोविंदा डॉक्टर आनंद को कटघरे में बुलाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि मैंने अनिल के शरीर में खून की जांच की थी और हमें उसके शरीर में अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में मिला, लगभग 0.1 से लेकर 0.9 तक। इस पर गोविंदा पूछता है कि अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। तो डॉक्टर जवाब देता है कि इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए वो नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है, किसी का मर्डर भी। लेकिन इस बीच भार्गवी डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन करती है और कहती है कि अगर किसी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए अगर ऐसा है तो जब अनिल पार्टी से निकला तब उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी, तो फिर क्या वो ऐसी हालत में गाड़ी चलाकर रूपा के घर तक पहुंच सकता है। और इतना ही नहीं, उसने रूपा के घर पर इन्वेस्टमेंट की बात भी की। तो इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अल्कोहल की मात्रा 0.1 से ज्यादा हो तो सिर्फ 70% लोग ही अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर वो जो करते हैं वो उन्हें भी याद नहीं रहता। इसके बाद भार्गवी जज से कहती है, देखिए माय लॉर्ड, इस रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि मर्डर अनिल ने किया है। ऊपर से अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने से मर्डर हुआ, ये सिर्फ डॉक्टरों की एक संभावना है। इसीलिए अगर अनिल के शरीर में इतना ज्यादा अल्कोहल था तो वो गाड़ी चलाकर रूपा के घर पहुंचता ही नहीं, बीच में कहीं बेहोश होकर गिर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी वो पूरे होश में था। अब भार्गवी के लॉजिकल पॉइंट्स सुनने के बाद जज कहते हैं, इस मर्डर केस में अल्कोहल की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर को कटघरे में बुलाया जाता है, जिसे गोविंदा एक खोपड़ी दिखाकर पूछता है कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रूपा की मौत सिर पर गहरी चोट से हुई है, तो क्या ऐसा है। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। हो सकता है कि उसका सिर दीवार से टकराया हो या किसी ने जानबूझकर पटका हो। फिर गोविंदा बताता है कि जब अनिल और रूपा बात कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने शराब पी थी और पुलिस को रूपा के घर में ड्रिंक्स की बोतल भी मिली थी। इस तरह वहाँ और शराब पीने के बाद अनिल का इरादा बदल गया और उसने रूपा के साथ गलत काम करने की कोशिश की और फिर अपना काम होने के बाद अनिल ने उसके सिर पर वार करके उसे
से मार दिया। अब ये सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आता है और वो कोर्ट में चिल्लाकर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए झूठी कहानियां मत बनाओ। लेकिन तभी जज उसे वार्निंग देते हैं, अनिल तुम ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। इसके बाद भार्गवी उस डॉक्टर से पूछती है, क्या सिर पर चोट लगने के तुरंत बाद रूपा की मौत हुई थी? तो डॉक्टर बताता है कि पोस्टमार्टम के मुताबिक रूपा की तुरंत मौत नहीं हुई, बल्कि चोट लगने के 15 मिनट के बाद उसकी मौत हुई। इस पर भार्गवी कहती है कि जब अनिल अपने मैनेजर से बात करने बालकनी में गया तो उसे 15 से 20 मिनट लगे, जबकि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये घटना रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हुई। यानी जब अनिल बालकनी में फोन पर बात कर रहा था तभी रूपा के फ्लैट में कोई दूसरा आदमी आया होगा और वो रूपा को मारकर वहाँ से भाग गया होगा। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो डॉक्टर इस पर जवाब देता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सिर पर चोट लगने के 15 मिनट बाद उसकी मौत हुई थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट अगली तारीख दे देता है और फिर अगले दिन हमें अनिल के पिताजी दिखाए जाते हैं, जो अपने बेटे की पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उन्हें मधु का कॉल आता है, जो उनसे पूछती है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, तो क्या मेरा वहाँ आना अनिल के लिए मददगार होगा? इस पर अनिल के पिताजी कहते हैं कि यहाँ भार्गवी मैडम बहुत ही अच्छे से केस लड़ रही हैं, इसलिए तुम अपने एग्जाम्स खत्म करके ही आना, तब तक हम देखते हैं कि क्या होता है। अब फिर से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और इस बार गोविंदा इंस्पेक्टर दत्तू को कटघरे में बुलाता है। फिर वो पूछता है कि क्या आपने उस बिल्डिंग में किसी दूसरे आदमी को देखा था, मतलब अनिल के अलावा कोई वहाँ से भाग रहा हो? तो दत्तू पांडे जवाब देता है कि नहीं, मैंने सीसीटीवी देखा और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन मुझे किसी दूसरे आदमी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अब गोविंदा कहता है कि इसका मतलब अनिल साफ साफ झूठ बोल रहा है और उसने वहाँ किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा। फिर गोविंदा अनिल से पूछता है, रूपा ने तुम्हारे साथ कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की बात की थी? तो अनिल बताता है लगभग 50 लाख की। तो गोविंदा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हमने रूपा का बैंक अकाउंट चेक किया और उसमें सिर्फ 18,000 रुपए थे। तो आखिर इतने कम पैसों में वो 50 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकती है? इस पर अनिल जवाब देता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी। इसके बाद गोविंदा गुस्से में कहता है कि ये झूठी बातें बंद करो और स्वीकार कर लो कि तुमने ही रूपा का कत्ल किया है। तो इस पर भार्गवी ऑब्जेक्शन करने लगती है कि गोविंदा मेरे क्लाइंट पर दबाव डाल रहे हैं। इसी बीच माहौल बहुत गर्म हो जाता है और बहस की वजह से कोर्ट में शोर मचने लगता है। इसके बाद जज सभी को शांत करते हैं और दोनों वकीलों को अंदर बुलाकर डांटते हैं कि अगर आगे से कोर्ट की मर्यादा भंग हुई तो हम तुम दोनों को भी सजा देंगे। तो इस पर दोनों वकील सॉरी कहने लगते हैं। इसके बाद आगे की कार्यवाही में अनिल के दोस्त अतुल को बुलाया जाता है और हमें याद आता है कि जब अनिल को पता चला कि रूपा का मर्डर हुआ है तो उसने घबराकर अतुल को कॉल किया था और साथ ही उसने बताया था कि यहाँ एक मर्डर हुआ है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फिर अतुल ने उसे कहा था कि वहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह अब गोविंदा अतुल से सवाल करता है, लेकिन उससे पहले वो उसे डराने की कोशिश करता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें लंबे समय तक की जेल होगी, इसलिए ठीक से याद करके बताओ कि अनिल ने कॉल पर क्या कहा था। तुम उस वक्त पार्टी में थे तो क्या तुम्हें ठीक से सुनाई दिया था? अब इस पर अतुल कहता है कि हाँ, मैं पार्टी में था और गानों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने यही कहा था कि यहाँ मर्डर हुआ है। इस पर गोविंदा कहता है कि नहीं, तुमने ये सुना होगा कि मैंने मर्डर किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और इसीलिए तुमने उसे वहाँ से भागने को कहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो तुमने उसे पुलिस बुलाने को क्यों नहीं कहा। अब इस बात को सुनकर अतुल कंफ्यूज हो जाता है और यही सोचने लगता है कि उसने फोन पर क्या सुना था, और फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने ये भी सुना हो सकता है। लेकिन अब अतुल की बातों को सबूत के तौर पर नहीं लिया जाता, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था। लेकिन इसी बीच अपने दोस्त अतुल की ऐसी बातें सुनकर अनिल बहुत दुखी हो जाता है। फिर इसके बाद केस पर विचार करने के लिए कोर्ट 2 दिन का समय लेती है। अब फैसले का दिन आता है, जहां जज कहते हैं सारी बातें, सबूत और गवाहों को देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से ये साबित नहीं होता कि अनिल ने खून किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई अपराधी भी पकड़ा नहीं गया, इसलिए क्राइम लोकेशन पर अनिल के पकड़े जाने की वजह से उसे ही गुनहगार माना जाएगा और इसीलिए अनिल को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अब ये फैसला सुनकर अनिल टूट जाता है। वो चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि मैंने खून नहीं किया, आप लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब अनिल के घर वाले और वकील भार्गवी भी ये फैसला सुनकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद बेचारा अनिल जेल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा को लगता है कि उसने अनिल को जेल भेजकर सही काम किया, क्योंकि उसे अनिल ही असली गुनहगार लग रहा था। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होते हैं इस कहानी के ट्विस्ट्स।
क्योंकि अगले ही दिन हम देखते हैं कि गोविंदा के ऑफिस में एक आदमी आता है जिसका केस गोविंदा ने 2 महीने पहले लड़ा था। अब वो उसे बताता है कि मेरी बेटी मेरे सपनों में आकर मुझे जीने नहीं दे रही, मैंने जो गलत काम किया उसका गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। इस पर गोविंदा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आदमी बताता है कि सर 2 साल पहले आपने मेरा केस लड़ा था। असल में मेरी बेटी ने प्रकाश नाम के लड़के से शादी की थी और मैं उनकी शादी के बिल्कुल ही खिलाफ था, इसलिए उन्होंने भागकर शादी की थी। जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को ढूंढा और उससे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के से करा दूंगा। लेकिन उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया और ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया और सारा इल्जाम अपने दामाद पर डाल दिया। वो कहता है कि मैंने वहाँ वैसे सबूत रखे जिससे दामाद इस केस में फंस जाए और वैसा ही हुआ, जिसके बाद आपने केस लड़कर मेरे दामाद को जेल भेज दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गोविंदा टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देता है। इस तरह अब गोविंदा को समझ में आ चुका था कि उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो सोचता है कि अगर ये आदमी झूठ बोलकर मुझे फंसा सकता है तो अनिल को भी इसी तरह फंसाया गया होगा और मैंने उसके खिलाफ केस लड़कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन अब उसकी पत्नी उसे सपोर्ट करती है और वो उससे कहती है कि देखो गोविंदा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए अब अपने ईगो को साइड में रखो और इस केस को फिर से रीओपन करो। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस केस को वापस लड़ सकते हो, इसलिए अब तुम अनिल को बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालो, तभी तुम इस गिल्ट से बाहर आ पाओगे। इसके बाद दूसरी तरफ हमें जेल में अनिल को दिखाया जाता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड मधु मिलने के लिए आती है। अब अनिल उसे देखकर अपने गले से लगाता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हें अब मुझे भूलना होगा और मुझे छोड़कर किसी और से शादी करनी होगी, क्योंकि अब मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन मधु उससे कहती है कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ नहीं जा सकती, भले ही तुम्हें 20 साल की सजा हुई हो। फिर अगले दिन हमें गोविंदा दिखाया जाता है, जो इस वक्त अनिल के घर पहुंचता है। अब यहाँ वो सबसे पहले अनिल के परिवार से मिलकर उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आपके बेटे को जेल जाना पड़ा, लेकिन अब चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं ही उसे अब बाहर निकालूंगा। इस तरह अब ये कहकर वो वहाँ से जेल में अनिल से मिलने चला जाता है, लेकिन यहाँ अनिल उसको देखते ही गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने एक बेगुनाह को जेल में डाला, इसलिए देख लेना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। पर इतने में गोविंदा जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए अब मैं ही तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब दूसरी तरफ हमें कुरैशी और मैथ्यू दिखाए जाते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब मैथ्यू कहता है कि गोविंदा अनिल का केस फिर से ओपन कर रहा है, इसलिए अगर उस रात का राज खुल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो इस पर कुरैशी जवाब देता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस तरह अब कुरैशी इस केस को मिटाने के लिए अनिल को मारने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो जेल के अंदर अपने कुछ आदमियों को भेजता है। फिर हम देखते हैं कि जेल में जब अनिल सो रहा होता है तभी वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में अनिल अचानक से जाग जाता है और वो उनसे फाइट करने लगता है। इसके बाद वो जैसे तैसे उन लोगों को जख्मी कर देता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इसी बीच हाथापाई में उसके पेट में चाकू लग जाता है और उससे एक गहरा घाव हो जाता है। तभी बाकी कांस्टेबल्स वहां पहुंचते हैं और अनिल को ऐसी हालत में देखकर उसे बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसके घर वाले उससे मिलने आते हैं। इसके बाद मधु गोविंदा से मिलने जाती है और वो उसे अनिल की बताई सारी बातें बताती है। अब यहाँ गोविंदा को पता चलता है कि अगर रूपा के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो पैसे उस एनजीओ के होंगे जिसमें वो काम करती थी। इस बीच मधु कहती है कि मैं उस एनजीओ में गई थी, लेकिन वो बंद है और उसमें कोई काम नहीं होता, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है और वो बस नाम का एनजीओ है। इसके बाद गोविंदा उस एनजीओ से जुड़े लोगों की लिस्ट निकालता है, जिसमें पॉलिटिशियन कुरैशी, मैथ्यू और उनके एक साथी कन्नन का नाम होता है। अब मधु उन लोगों की फोटोज लेकर अनिल को दिखाती है और फिर अनिल कन्नन को देखते ही पहचान लेता है। वो कहता है कि उस रात मैंने इसी आदमी को भागते हुए देखा था और मैं इससे ही टकराया था। अब ये बात गोविंदा को पता चल जाती है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को काम पर लगाकर कन्नन को ढूंढ निकालता है। इसके बाद गोविंदा के लोग कन्नन को बहुत बेरहमी से मारते हैं और आखिर में बहुत मार खाने के बाद कन्नन सच उगल ही देता है। वो बताता है कि इस सब में पॉलिटिशियन कुरैशी और मैथ्यू का हाथ है और कुरैशी, मैथ्यू और रूपा मिलकर ही शहर के सबसे बड़े एनजीओ को संभालते थे और उसमें 300 करोड़ रुपए थे। फिर वो बताता है कि वो लोग उस पूरे पैसे को हड़पना चाहते थे और वो सारा काम रूपा ही देख रही थी।
लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे अभी तक उसके हिस्से के पैसे नहीं मिले थे। इसलिए एक दिन उसने कुरैशी और मैथ्यू से कहा कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो पैसे कहाँ हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कन्नन आगे बताता है कि ये बात सुनकर कुरैशी को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने ठान लिया कि वो रूपा को मारकर सारे पैसे ले लेगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि कन्नन को ये नहीं पता था कि आखिर रूपा का मर्डर कैसे हुआ, पर गोविंदा को अब ये साबित करना था कि इस केस में कुरैशी का हाथ है। लेकिन कुरैशी एक बड़ा पॉलिटिशियन था, तो वो डायरेक्टली उस पर केस नहीं डाल सकता था। इसलिए वो सोचता है कि पहले वो कन्नन को कोर्ट में पेश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस कन्नन को ले जा रही होती है तो पुलिस गोविंदा को धोखा दे देती है और कन्नन को बीच रास्ते में छोड़ देती है, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि पुलिस को ऐसा करने के लिए कुरैशी ने ही पैसे दिए थे। इसके बाद रास्ते में कन्नन का एक्सीडेंट करके उसे मार दिया जाता है और ये भी कुरैशी का ही प्लान था। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद अचानक अमरीश नाम का एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। अब वो कहता है कि मैंने रूपा का मर्डर किया है, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लो। जबकि दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कुरैशी ने उसे पैसे देकर जुर्म कबूल करवाया था। इसके बाद गोविंदा अमरीश पर मुकदमा चलाता है और फिर वो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछकर उसे उलझाने लगता है। अब इसी दौरान कुरैशी इस केस को हैंडल करने के लिए एक इंटरनेशनल वकील हर्षवर्धन को हायर करता है, जिसके बाद हर्षवर्धन जज से कहता है कि माय लॉर्ड, अब खूनी पकड़ा गया है और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, इसलिए कोर्ट को अब वक्त ना खराब करते हुए उस आदमी को सजा देकर उसे जेल में बंद कर देना चाहिए और इस केस को यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक गोविंदा कहता है कि ये अमरीश तो बहुत ही सीधा साधा लगता है, आखिर इसे 300 करोड़ के बारे में क्या पता होगा, क्योंकि अगर इसने पैसे चुराने के लिए रूपा को मारा तो इसे बताना होगा कि वो 300 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं, वरना इसे ऐसे केस में फंसाया जाएगा जिससे ये जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब ये सुनकर अमरीश डर जाता है और वो कहता है कि जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने झूठ बोला था, जबकि असल में मुझे 300 करोड़ रुपए के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरह अब वो कुरैशी का नाम लेते हुए कहता है कि इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे रूपा के मर्डर का इल्जाम लेने के लिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह अब आखिर में कोर्ट कुरैशी को अदालत में आने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद कुरैशी कोर्ट में आता है और यहाँ गोविंदा सबको बताता है कि उस रात जब अनिल अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रहा था तभी कुरैशी रूपा से मिलने आया था। वो कहता है कि बाद में उसने पूछा कि 300 करोड़ रुपए कहाँ हैं, लेकिन रूपा ने बिना पैसे के ये बताने से मना कर दिया। जिसके बाद गुस्से में कुरैशी ने पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर उसका सिर दीवार से पटककर उसे जान से मार दिया। फिर वो बताता है कि उस वक्त कुरैशी के साथ साथ कन्नन भी वहाँ मौजूद था। उस वक्त असल में कुरैशी ने कन्नन से कहा था कि रूपा की लाश को ठिकाने लगा दो, लेकिन तभी अनिल ने लाश को देख लिया और फिर वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो कन्नन से टकरा गया। इसके बाद ये पूरा मामला साफ हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अनिल हॉस्पिटल में वीडियो कॉल के जरिए ये सब देख रहा होता है और तभी जज उसका फैसला सुनाते हैं, जिसके बाद इस केस में अनिल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जबकि कुरैशी और उसके साथ इस जुर्म में शामिल सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर एंडिंग सीन में हमें गोविंदा की फैमिली और अनिल की फैमिली मंदिर में प्रार्थना करते हुए दिखाई जाती है, जहां अनिल अपनी जान बचाने के लिए गोविंदा को थैंक यू कहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।